नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष गोपाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो कि संबंधित है हमारे पेड कोर्सेज के बारे में। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इन कॉलिंग नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें ज्वाइन कर आप अपनी तैयारी के स्तर में और अधिक बेहतरी ला सकते हैं एवं अपनी तैयारी को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं, जिससे कि आपकी सफलता जो है वो निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए, जो कि एकदम निःशुल्क है। उसे ज्वाइन करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद सर्च ऑप्शन में जाकर के आप @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए और ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसके मेंबर बन जाएंगे। इसका लाभ आपको ये होगा कि आपको हमारे जितने भी फ्री इनिशिएटिव संचालित किए जाते हैं उनकी अपडेटेड एवं लेटेस्ट जानकारी हमारे इस ग्रुप में मिलती रहेगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, जो कि एकदम निःशुल्क है। उसका सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है और उस पर जितने भी वीडियोस आपको मिलते हैं वो हमेशा से फ्री हैं और हमेशा फ्री रहेंगे। इसके अलावा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और कम से कम अपने किसी एक मित्र को या फिर अपने किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप जुड़े हुए हैं इसे शेयर अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज की ओर। हमारी सीरीज जो है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों के ऊपर संचालित की जा रही है। इस क्रम में आज हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2016 की मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के खंड बा के 15 अंकों वाले जो प्रश्न हैं, जिनका उत्तर हमको 300 शब्दों में देना होता है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो प्रश्न है इन पर जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे 2020 का जो नवीन पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसमें जो मतलब पाठ्यक्रम में जो विषय हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्नों को हमने क्या किया, इसमें शामिल किया है। और नवीन व्यवस्था के तहत जो शब्द सीमा है वो आप 200 शब्द हो गई है और प्रश्नों का जो अंक है वो रहेगा आपका 11 अंक का एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या जो है वो लगभग समान रहेगी। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा। प्रायद्वीपीय भारत की भू आकृति का वर्णन करते हुए उसके भू आकृतिक उप क्षेत्रों का विवरण दीजिए। तो प्रायद्वीपीय भारत की भू आकृति के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, फिजियोग्राफी के बारे में, ठीक है। और उसके जो उपक्षेत्र हैं अर्थात जो सब डिवीजन है प्रायद्वीपीय भारत की, उनका विवरण हमको यहां पर देना है। चलिए दोस्तों, बताएंगे इसका उत्तर हम लोग कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। हम सभी को पता है कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो एक अनियमित, ठीक है, जिसका अनियमित से तात्पर्य है कि उसका धरातलीय उच्चावच है, ठीक है, वो कैसा है, ऊंचा और नीचा, ठीक है। वहां पर कई प्रकार की धरातलीय उच्चावचीय विविधता पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा आकृति में किस प्रकार का है, त्रिभुज के आकार का जो है वो हमको वहां पर प्रतीत होता है, ठीक है दोस्तों। जिसका विस्तार की यदि हम बात करें तो इसका विस्तार कहां से, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, ठीक है, जो कि कहां पर, राजस्थान व दिल्ली, पूरब में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में जो गुजरात में गिर की पहाड़ियां हैं, दक्षिण में इलायची पहाड़ियां जो कार्डमम पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं, तथा उत्तर पूरब में शिलोंग व कार्बी एंगलोंग पठार तक विस्तारित है, ठीक है। कार्बी एंगलोंग पठार आप सभी को पता होगा, जो शिलोंग पठार है वो मेघालय पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई की यदि हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर। यह एक प्राचीनतम भूभाग है जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हम सभी को पता है कि पहले जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था उसके अनुसार संपूर्ण जो महाद्वीप थे वो सभी कैसे थे, एक ही महाद्वीप के भाग थे। कालांतर में भूगार्भिक क्रियाओं के कारण इनमें विस्थापन देखा जाता है और जो उत्तर की तरफ प्रवाहित जो भाग था वो अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है और जो दक्षिण की तरफ प्रवाहित हुआ था वो गोंडवाना लैंड का भाग था। लेकिन गोंडवाना लैंड का एक पार्ट जो होता है वो अफ्रीका से अलग होकर के सीधा कहां जाता है, एशिया महाद्वीप में जाकर के जुड़ जाता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीप की ऊंचाई की यदि हम बात करें तो इसकी ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कम होती चली जाती है। अर्थात यदि हम प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात करें तो इस तरफ हमको ऊंचाई जो है वो पश्चिम की तरफ ज्यादा देखने को मिलती है और इस तरफ जो है वो कम देखने को हमको मिलती है। इसीलिए एक सामान्य ढाल जो है पश्चिम से पूरब की तरफ इसमें देखने को मिलता है और इसी ढाल का अनुसरण करते हुए प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो कहां बहती हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हुई दिखाई देती हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश
प्रदेश की ज्यादातर नदियां और कह सकते हैं कि लगभग जो सभी नदियां हैं, एक आध नदी को यदि छोड़ दिया जाए तो वो कैसी बहती हैं, पहले बहती हैं उत्तर पूरब, जो मतलब मध्य प्रदेश का जो पठारी भाग है उसका अनुसरण करते हुए उत्तर से फिर पूरब की तरफ, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ उनकी दिशा बाद में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अब अपवाद कौन सा है, नर्मदा व ताप्ती। तो नर्मदा व ताप्ती कैसी नदियां, ये जो है प्रायद्वीपीय जो पठार है हमारा, या प्रायद्वीपीय जो भाग है, ठीक है, उसका जो नेचुरल ढाल है, प्राकृतिक ढाल है, उसका अनुसरण ना करते हुए ये कैसी बहती है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ इनकी दिशा जो है वो देखी जाती है। तो आपको ये समझ आया होगा कि प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी ऊंचाई यदि बात करें तो पश्चिम से पूरब की ओर कम होती चली जाती है, इसीलिए जो ढाल वो पश्चिम से पूरब की तरफ जो है वो कैसा होता है, मंद होता चला जाता है, और नदियां भी इसी ढाल का अनुसरण करती हैं। चलिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तरी भाग में, जो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है, ठीक है, उसमें कैसा है, उत्तर पूरब है, अर्थात पहले उत्तर की तरफ फिर पूरब की तरफ जो है वो, तो जिस प्रकार उसी का अनुसरण करते हुए सोन, चंबल, दामोदर जो आदि नदियां वो पहले उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं फिर पूरब की तरफ। जबकि दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिणी जो भाग है हमारा, ठीक है, उसका ढाल पश्चिम से पूरब है, जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के प्रवाह से स्पष्ट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार एक और यहां पर तथ्य मिलता है कि जो नदियों का प्रवाह की जो दिशा होती है वो हमें क्या बताती है, हमारी जो धरातलीय जो स्थिति है या जो धरातल है, जो पठारी भाग है, उसका ढाल जो है हमको नदियों के प्रवाह की दिशा से पता चलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर के बना हुआ है। अब कौन कौन से प्रमुख पठार हैं, जैसे कि केंद्रीय उच्च भूमि जो सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसके अलावा उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का जो पठार है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा जो पूर्वी पठार है हमारा, ठीक है, वो हो गया। तो उपरोक्त पठारों के अंतर्गत निम्नलिखित भू आकृतिक उप क्षेत्र आते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, जो प्रायद्वीपीय पठार है पहले उसका विभाजन किया, तो केंद्रीय उच्च भूमि, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन पठार और पूर्वी पठार के रूप में। फिर उसके जो उप क्षेत्र हैं जो पूछे गए हैं प्रश्न में, हमको उनका विवरण देना है, तो उनके बारे में हम नीचे चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से उप क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों देखिए, केंद्रीय उच्च भूमि में सबसे पहले आपका आता है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये आप सभी को पता है राजस्थान में ये विस्तारित है, ठीक है, आपका जो मतलब राजस्थान में इसमें विस्तारित है, और जो एकमात्र राजस्थान का हिल स्टेशन है जिसको माउंट आबू हम लोग कहते हैं, जो सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है, तो वो भी यहीं पर अरावली पर्वत श्रेणी का ही भाग है। ठीक है, आप सभी को पता होगा अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो कैसी है, जो मॉनसून है भारत का, जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है उसके समानांतर होने के कारण जो है वो क्या होता है, यहाँ पर बारिश काफी कम होती है। अर्थात क्या करते हैं, जो पर्वतीय अवरोध जो चाहिए होता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून को, वो ये उपलब्ध नहीं कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेवाड़ का पठार, ये भी राजस्थान का ही पार्ट है। इसके अलावा मालवा का पठार, ये आप सभी को पता है मध्य प्रदेश। तो ये सब किसके भाग हैं, केंद्रीय उच्च भूमि के भाग हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और बुंदेलखंड का पठार। आप चाहें तो एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बना करके आ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो भाग है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार आता है, इसके अलावा दंडकारण्य का पठार आता है, और छत्तीसगढ़ जो बेसिन है वो पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। अर्थात पूर्वी पठार जो है उसके उप क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। इसके बाद उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत जो आता है वो आता है आपका मेघालय का पठार, जिसको हम शिलोंग का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहते हैं। इसके बाद दक्कन का पठार आता है आपका। दक्कन के पठार की जब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत आता है आपका दक्कन ट्रैप, जो ज्वालामुखी जो लावा होता है, ठीक है, उससे निर्मित है। इसके बाद कर्नाटक का पठार, फिर आता है आपका आंध्र का पठार, फिर तेलंगाना का पठार। उसके बाद आता है आपका दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र। जब दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के भू आकृतिक उप क्षेत्रों के अंतर्गत गिने जाते हैं। आप एक डायग्राम यहां पर बना करके आ सकते हैं, ठीक है, और आप बता सकते हैं कौन कौन से जो प्रमुख भू आकृतिक जो प्रदेश हैं किसके, प्रायद्वीपीय पठार के, और उनके जो कौन कौन से उप क्षेत्र हैं उन सभी का एक विस्तृत डायग्राम आप यहां पर बना करके इस प्रकार से आ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम सभी को पता है मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों में कैसा है, काफी जो है संपन्न राज्य जो है वो माना जाता है भारत के राज्यों की यदि हम बात करें। और छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद भी मध्य प्रदेश में वर्तमान में भी काफी सारे खनिज जो है वो उनका उत्खनन किया जाता है। तो उन्हीं के बारे में हमको बताना है, खनिजों के बारे में और ऊर्जा संसाधनों का वर्णन हमको करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश अपने गठन के समय से ही, देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की जब हम बात करें तो अपने गठन के समय से ही मध्य प्रदेश कैसा है, खनिज संसाधनों से युक्त धनी राज्यों की श्रेणी में रहा है। यद्यपि सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने से
मध्य प्रदेश का अधिकांश जो क्षेत्र था, जो खनिज संपन्न क्षेत्र था, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ में चला गया। तथापि अर्थात फिर भी अभी भी मध्य प्रदेश में लगभग 23 प्रकार के जो खनिज है वो पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बताएंगे मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है उसका भंडारण सर्वाधिक पाया जाता है जो दक्षिण में जो मध्य प्रदेश के जिले हैं बालाघाट एवं छिंदवाड़ा, ठीक है, इसको मैग्नीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, किसको, बालाघाट को। इसके बाद दूसरा प्रमुख खनिज है कोयला। कोयले की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। एक पाया जाता है आपका पूर्वी जो भाग है मध्य प्रदेश का, जिसमें शहडोल, सीधी, ठीक है, सिंगरौली, उमरिया, ये वाले भाग आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दक्षिण में पाया जाता है, इसको बैतूल और जो पारसवाड़ा पठार, कानन और जो पेंच घाटी है, ठीक है, तो वहां पर ये पाया जाता है तवा नदी क्षेत्र में, ठीक है। तो कोयले की यदि हम बात करें तो कोयला मुख्य रूप से अनूपपुर, सीधी, शहडोल, बैतूल और सिंगरौली जो जिले हैं यहाँ पर उत्खनन किया जाता है। इसके बाद आता है हीरा। तो दोस्तों हीरा आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरा उत्खनन करता है, ठीक है। और हीरा प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में कहां पाया जाता है, पन्ना, सतना, छतरपुर, ठीक है, जो कैमूर जो श्रेणी की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, वहां पर हीरे के भंडार मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा तांबे की यदि हम बात करें तो तांबा बालाघाट, होशंगाबाद और जबलपुर जिलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके बाद ग्रेफाइट जो कि बैतूल जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है, और यूं कहेंगे एकमात्र जिला जहां पर ग्रेफाइट पाया जाता है तो वह है बैतूल। इसके बाद आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट की यदि हम बात करें तो ये अनूपपुर, मंडला और शहडोल जिलों में जो है प्रमुख रूप से पाया जाता है। फिर आपका आता है चूना पत्थर। दोस्तों सीमेंट उद्योग जो है उसका प्रमुख विकास जो है मतलब मध्य प्रदेश में उसका काफी अच्छा विकास जो है वो माना जाता है, और चूना पत्थर की चट्टान है वो मध्य प्रदेश में बहुतायत में पाई जाती हैं, इसीलिए सीमेंट उद्योग का जो विकास है मध्य प्रदेश में अच्छा हुआ है। तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, कटनी, सतना और जबलपुर। कटनी की जब हम बात करते हैं तो इसको चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस का जो उत्पादन होता है वो होता है प्रमुख रूप से झाबुआ। फिर आता है स्लेट। स्लेट पाया जाता है आपका मंदसौर। फिर संगमरमर की यदि हम बात करें तो जबलपुर व ग्वालियर प्रमुख संगमरमर उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद आपका आता है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट झाबुआ व छतरपुर जिलों में पाया जाता है। फिर आता है आपका फेल्सपार जो कि छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है, ठीक है। उपरोक्त के अलावा मध्य प्रदेश में अभ्रक, सुरमा, सीसा, फायर क्ले, सेल खड़ी आदि खनिज भी पाए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों मध्य प्रदेश देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है, यह हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा मध्य प्रदेश में खनिजों का उत्खनन जो है वो किया जाता है। अब प्रश्न के दूसरे भाग पर चलते हैं जो पूछ रहा है कि ऊर्जा संसाधनों का विवरण भी हमको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ऊर्जा संसाधनों के बारे में हम बताएंगे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों को हम क्या 2 रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपका परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और दूसरे हो गए आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों इसी प्रकार इनका वर्णन बताएंगे, मध्य प्रदेश में इनकी क्या उपलब्धता है। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कोयला जो है वो प्रमुख परंपरागत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जो कि ताप विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ठीक, वहां पर प्रमुख स्रोत है। प्रमुख क्षेत्र यहां से प्राप्त होता है सोन घाटी, जो सोन नदी की घाटी है, पेंच नदी की घाटी, कानन घाटी आदि। दोस्तों सिंगरौली, सारणी, बैतूल प्रमुख ताप विद्युत केंद्र हैं, ठीक है। हम मध्य प्रदेश में जो बड़े ताप विद्युत केंद्र हैं वो सिंगरौली और बैतूल में सारणी के नाम से स्थापित हैं। इसके अलावा जल विद्युत की यदि हम बात करें तो जल विद्युत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कई नदियां हैं जिन पर कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जैसे कि चंबल, सोन, नर्मदा आदि पर विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत केंद्रों का विकास किया गया है, ठीक है। इनमें प्रमुख रूप से इंदिरा सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना, महेश्वर आदि प्रमुख केंद्र। इंदिरा सागर आप सभी को पता है नर्मदा नदी पर बनाई गई है, खंडवा के पुनासा नामक स्थान पर। फिर गांधी सागर जो कि चंबल नदी पर है, और बाण सागर जो है वो सोन नदी पर निर्मित प्रमुख परियोजना है। महेश्वर ये भी चंबल नदी पर, ओंकारेश्वर महेश्वर वाले क्षेत्र में निर्मित प्रमुख परियोजना है। चलिए दोस्तों अब आते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत प्रमुख जो आता है वो आता है आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की यदि हम बात करें तो नीमच के भगवानपुरा जो गांव है वहां पर और रीवा के गुड़ नामक क्षेत्र में वर्तमान में 2 बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किए गए हैं।
रीवा में 750 मेगावाट का काफ़ी बड़ा जो है वो सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया गया है। इसके अलावा पवन ऊर्जा की यदि हम बात करें तो देवास में जामगौदरानी प्रमुख क्षेत्र है जहां पर पवन ऊर्जा जो है वो उत्पादित की जाती है। इसके अलावा बायोगैस संयंत्र आदि जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत मध्य प्रदेश में माने जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका कंक्लूड करते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश खनिज व ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से संपन्न राज्य माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा जो कि अंतिम प्रश्न है इस सेक्शन का। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों तथा उनमें पाए जाने वाले उद्योगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हमको बताना क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बताना है और उन औद्योगिक क्षेत्रों में जो उद्योग है, कौन कौन से उद्योग हैं उनका विस्तार हमको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर हम लोग देंगे। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, राज्य औद्योगिक विकास निगम अर्थात मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में औद्योगिक केंद्रों की, जिनको जिला औद्योगिक केंद्र कहते हैं, उनकी भी स्थापना की गई है, जिनमें से 6 जो केंद्र हैं, जो प्रत्येक जिले में जिला औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनमें से 6 केंद्र भारत शासन द्वारा स्वीकृत हैं तथा ये मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है, एक एक करके इनके बारे में बताएंगे दोस्तों। सबसे पहला हो गया आपका पीथमपुर, जो कि सर्व प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। इसके बाद मालनपुर, ये कि जो भिंड में स्थित है, ये दूसरा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। फिर आता है आपका मेघनगर झाबुआ, फिर आता है आपका पीलूखेड़ी राजगढ़, फिर मनेरी मंडला और फिर पुरैना पन्ना। ये सब केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत जो है वो औद्योगिक केंद्र है। सबसे पहले हम वर्णन करेंगे पीथमपुर का। आप सभी को पता होगा दोस्तों, पीथमपुर मध्य प्रदेश का जो है वो प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसको मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। तो चलिए पीथमपुर के बारे में बात करेंगे। यह मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख एवं विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। यह ऑटोमोबाइल व वाहन निर्माण का प्रमुख केंद्र माना जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। आप सभी को पता होगा यूएसए में जो डेट्रॉइट नामक स्थान है शिकागो में, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में पीथमपुर भी जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। होंडा, आयशर, बजाज, मित्सुबिशी, महिंद्रा आदि वाहन निर्माता कंपनियों की औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो यहां पर कार्यशील हैं। इसके बाद अगला जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों वो है हमारा मालनपुर। मालनपुर की यदि हम बात करें तो ये भिंड जिले के अंतर्गत आता है और यह मध्य प्रदेश का दूसरा विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर स्टील, स्ट्रिप इकाई, पॉली पाइप, ठीक है, इसके बाद औषधियों का निर्माण किया जाता है, रसायन, पिक्चर ट्यूब, क्रॉम्पटन ग्रिप्स जो कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाती है, सिलाई मशीन वगैरह आदि, फॉर्म के गद्दे आदि के औद्योगिक संस्थान यहाँ पर स्थापित हैं। इसके अलावा मंडीदीप ये आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये कहाँ पर आता है, रायसेन जिले के अंतर्गत स्थित है और ये भी मध्य प्रदेश का तीसरा प्रमुख विकसित औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, ये रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ लगभग 55 बड़ी पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं और जो सर्व प्रमुख इकाई है वो है ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, जो कि जापान के सहयोग से यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके बाद पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स आदि के लिए ये प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। उपरोक्त के अलावा अन्य प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र एवं उद्योग हैं वो इस प्रकार हम शॉर्ट में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्वालियर, तो ग्वालियर फेमस है आपका बिस्किट, बेकरी और शक्कर उद्योग के लिए। इसके बाद आता है आपका शिवपुरी कत्था उद्योग के लिए काफी फेमस है। फिर आता है गुना उर्वरक कारखाना और जो साइकिल है हीरो साइकिल्स उसके कारखाने के लिए काफी प्रसिद्ध है। देवास आप सभी को पता है करेंसी नोट जो प्रेस है वो देवास में स्थित है। इसके बाद डीजल पंप, टायर उद्योग जो ब्रिजस्टोन टायर जो कंपनी है उसका जहां पर एक इकाई स्थापित है। भोपाल की यदि हम बात करें तो भोपाल में हम सभी को पता है सबसे बड़ी जो इकाई है भेल की, ठीक है, वो भोपाल में स्थापित है। फिर जबलपुर जो कि रक्षा जो उपकरण बनते हैं उनके लिए काफी फेमस है। ठीक है, जैसे कि रक्षा उपकरण इकाइयां एवं मार्बल उद्योग। फिर बात करेंगे कटनी व सतना की, तो ये चूना व सीमेंट उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। फिर हम बात करेंगे इंदौर की। इंदौर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स व कपड़ा उद्योग के लिए काफी फेमस है। इंदौर में काफी सारी कपड़ा मिलें जो है वो स्थापित हैं, इसीलिए इंदौर को क्या कहा जाता है, मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होशंगाबाद, तो होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल व कृषि उपकरण उद्योग के लिए फेमस है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने
ठीक है, और निवेश अनुकूल माहौल बनाकर औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु उपरोक्त औद्योगिक केंद्रों को विकसित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये जो उत्तर है वो यहाँ पर कंक्लूड होता है, और इस प्रकार हमारे जो 15 नंबर वाले जो प्रश्न हैं जिनका उत्तर 300 शब्दों में हमको देना था वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और इसी प्रकार 2016 का सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र का खंड आ और खंड बा दोनों इस वीडियो के साथ कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक अवश्य दें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, मॉडल आंसर आपको कैसे लग रहे हैं, इनमें क्या क्या और चीजें जोड़ी जा सकती हैं, और जो भी कमियां हैं वो आप जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।